फ्यूल इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 7th पॉइंट जो है वो बताता है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज यानी कि जो एम्प्लॉइज होंगे, जो वर्क करने वाले पर्सन्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका जो रेम्यूनरेशन होगा, जो उनको पैसा दिया जाएगा, प्रॉफिट जो बेनिफिट दिया जाएगा, मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन, सैलरी, एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स को वेजेस, लेबर को वेजेस, तो वो एक प्रॉपर्ली ये प्रिंसिपल कहता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन यानी कि कोई बेनिफिट्स या प्रॉफिट या फिर एक तरीके से देखा जाए सैलरी, वेजेस या फिर इनकम जो भी दी जाती है एम्प्लॉइज़ को, उसका देने का ऑब्जेक्टिव उसको सेटिस्फाई करना, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहेगा तो एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे वर्क करेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपरली एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा, एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ करेगा काम। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली। अगर देखा जाए तो पेड जो होगा उनका वो फेयरली वे में होना चाहिए, यानी कि उनको सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। अगर उनको सेटिस्फाई करने वाला कंसेप्ट है, अगर उनको सेटिस्फाई करा जा रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ उनको यहाँ पे रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, जो सैलरी दी जा रही है, जो बेनिफिट्स दी जा रही है, जो प्रॉफिट दिया जा रहा है, वो अगर उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ दे रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो उनकी वर्क की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली टू द गिवन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय को अंडर पेड करा, मान लो एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है, उसको 30 की जगह उसको कम दे रहे हैं यहाँ पे, या जितना प्रॉफिट उसका बनता है उसमें से उसको कम दे रहे हैं, अंडर पेड कर रहे हैं। अंडर पेड यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? अंडर पेड। अगर उसको अंडर पेड करे तो वो मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन होगा, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा उसका टूट जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे खराब हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन दिया जाए, जो भी बेनिफिट दिए जाए एम्प्लॉय को, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करने वाला होना चाहिए। अगर सेटिस्फेक्शन के साथ दे रहे हैं एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन, तो यहाँ पे वो प्रॉपरली अपनी एफिशिएंसी और अपनी वर्किंग टर्नओवर को भी इंक्रीज करेगा। टर्नओवर जो होगा यानी कि सेल्स होगी, उनको उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, और उसका काम जो होगा वो इफेक्टिव होगा, एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिव भी काम उसका होगा, यानी कि जो वर्क होगा वो प्रॉपरली इफेक्टिव वे में होगा। सो टू हैव स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने प्रॉपरली मैनेजमेंट करना है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फ्यूल ये बता रहे हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट में कि रेम्यूनरेशन जो होना चाहिए एम्प्लॉय को फेयर वे में होना चाहिए, अंडर पेड नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, यानी कि अपनी एफिशिएंसी जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर सके। सो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है बैलेंस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस के पॉइंट में आएगा, लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर स्टेबिलिटी लाना चाहते हो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए एम्प्लॉय का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है फ्यूल के अकॉर्डिंग। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैनेजमेंट में कि एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन जो है वो स्टेबल होना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेबल हो सके। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, मोर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉफिट उनके एम्प्लॉयज़ या उनके वर्कर्स की वजह से ही आया है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाए, पर्टिकुलर ईयर में कोई सा भी ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उस ईयर के अंदर जो प्रॉफिट का रेशियो है वो ऑर्गेनाइजेशन का 120% हो गया, 100 से 120% हो गया, तो जो एम्प्लॉय की जो सैलरी है, ये जो उनको दिया जाता है प्रॉफिट, वो 100 से भी बढ़ना चाहिए, यानी कि 120 तक होना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे 120 हुआ है,
तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है, एम्प्लॉय को जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होना चाहिए, एम्प्लॉय को जो रेम्युनरेशन है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। सो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को पता है कि प्रॉफिट हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा, तो एम्प्लॉय को पता है प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो सेटिस्फैक्शन भी एम्प्लॉय को ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा प्रॉफिट उसको लग रहा है तो उस एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। जब उसको पता है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा कंपनी को हो रहा है और उसको अंडर पेड करा जा रहा है तो वो अपने आगे प्रॉपरली अपने एफिशिएंसी और फैक्टर के साथ काम नहीं करेगा। हो सकता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी चला जाए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन के उसको सेटिस्फैक्शन जरूरी है। उसका सेटिस्फैक्शन यही होगा कि किसी तरीके से उसके रेम्युनरेशन को एडिक्यूएट करा जाए, यानी कि जितना उसका बनता है फेयरली दिया जाए, उसको अंडरपेड कभी भी ना करा जाए। ये रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़ का प्रिंसिपल कहता है। सो इस प्रिंसिपल में यही बताया गया कि फेयर पे होना चाहिए, अंडरपेड नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को डेवलप करने में, तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी एक अच्छा लेवल पे मिलना चाहिए। दैट इज़ अ पॉइंट जो डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है कि रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय फेयर होना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर्ली अचीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, ये भी चीज़ पता चलेगी कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। सो दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज़।